हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम करेंगे फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर यानी भौतिकी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्य ऊर्जा ऊर्जा एवं शक्ति। उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में कम से कम 2 वीडियो और अपलोड किया जाएगा। ये है फर्स्ट वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे चैनल का ये लिंक है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति। और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर। तो पहले वर्क देखते हैं, वर्क क्या होता है। वर्क मतलब कार्य। इसमें सब इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि जितना हम बोलेंगे उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलेंगे, इसलिए इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम वर्क देखते हैं। वर्क हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा है क्या, वर्क। तो सबसे पहले वर्क देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वर्क। तो वर्क क्या होता है, तो वर्क एक अदिश राशि, जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो वर्क एक अदिश राशि है और वर्क का डेफिनेशन क्या होगा, माने कार्य का परिभाषा होगा कि इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये अदिश गुणनफल होता है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल। चूंकि वर्क अदिश है, अदिश राशि है, इसलिए अदिश गुणनफल है। और अदिश गुणनफल को कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ डॉट और एफ के ऊपर एस के ऊपर तीर का निशान क्यों है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, इसलिए दोनों के ऊपर तीर का निशान लगाया गया है। और डब्लू के ऊपर तीर का निशान क्यों नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, यह सदिश नहीं है, यह अदिश है, इसलिए नहीं लगाया गया है। तो ये इसके डेफिनेशन से हम इतना चीज़ लिख सकते हैं। इसके डेफिनेशन से हम इतना चीज़ लिख सकते हैं कि अदिश गुणनफल ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको लिखने का तरीका होता है, जब ये वेक्टर हटेगा तो ये तो हो गया वेक्टर। अब यहाँ पे एफ एस लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया यानी परिमाण ले लिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। डेफिनेशन के अनुसार पहले तो लिख लीजिए एफ डॉट एस, उसके बाद एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा में होता है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखे, ये लिखे, दोनों का बात बराबर है। जहाँ थीटा क्या है, बल और डिस्प्लेसमेंट के मध्य का कोण है। जैसे आप देख रहे हैं इस केस में कि फोर्स इधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है फोर्स। सॉरी, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। और डिस्प्लेसमेंट भी इस दिशा में लग रहा है, फोर्स भी इस दिशा में लग रहा है। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है, कोण है। तो ये जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है उसी को हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इस केस में और इस केस में अगर थीटा कुछ होगा तो एफ का वैल्यू जो सॉरी डब्लू का वैल्यू यानी वर्क का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में हो। यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है और दिशा भी इसी डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन आएगा वो कुछ हमारा पॉजिटिव आएगा। और निगेटिव भी हो सकता है वर्क डन। कैसे हो सकता है, हम फोर्स को यहाँ पे भारी वस्तु यहाँ पे रखे हुए हैं और फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन ये भारी वस्तु हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि ये भारी वस्तु का फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। इस दिशा में फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि मोशन के अब जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका अपोजिट में फ्रिक्शनल घर्षण बल काम करता है। तो अगर घर्षण बल के चलते वर्क डन निकाले, कार्य निकाले, तो यहाँ पे कितना होगा, एफ एस कॉस, फोर्स लगा रहे हैं इधर और इसका
इस डिस्प्लेसमेंट है इधर, मतलब नहीं घूम रहा है, इसका मतलब इसको इधर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण फोर्स खींच रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 का वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होता है, तो इसलिए F इक्वल टू -F। देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे तो एक पॉजिटिव आया था, यहाँ पे निगेटिव आ गया, ठीक है। और एक केस ऐसा भी होगा, हम बताएंगे कि वहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा वर्क डन यानी कार्य मेरा है वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। अब देख लेते हैं 0 कैसे होगा। वही यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ वर्क में भी 0, निगेटिव और पॉजिटिव। 0 कैसे होगा, मान लेते हैं ये एक आदमी है यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे है, ये रेलवे स्टेशन का कुली है, अपने अपने मुंडी पे कुछ सामान रख के खड़ा है, ठीक है, चल नहीं रहा है। तो इसका फोर्स नीचे की ओर mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इधर की ओर, वो तो आगे ही चलेगा ना, लेकिन अभी स्थिर है, लेकिन अभी स्थिर है, आगे की ओर चलेगा। यानी दोनों का एंगल का बीच कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए 0 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वर्क का जो कार्य 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और शुरू में ये यहाँ पे लिखा है, चूँकि यहाँ पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वेक्टर ए को लिखने का तरीका है x1 i यूनिट वेक्टर i प्लस y1 यूनिट वेक्टर j प्लस z1 यूनिट वेक्टर k, और यहाँ पे b इज इक्वल टू x2 वैसे ही लिख दिया गया है। तो अगर वर्क निकाला जाए तो वर्क हम लोग पढ़े थे कि डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी के कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा ऐसे लिख देंगे, ए और बी कॉस थीटा, और इसको हम अगर गुना करेंगे तो इसको इसमें x1 को x2 में, y1 को y2 में और z1 को z2 में गुना करके डायरेक्ट सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक लिखने का तरीका होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो देख चुके थे कि 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये कुली का एग्जाम्पल भी देख लिए थे। आप लोग को एक चीज़ याद रखना है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। जो अर्ग ये यूनिट है कार्य या एनर्जी का, कार्य या ऊर्जा का यूनिट है, जो CGS यूनिट है। कौन सा यूनिट है, CGS यूनिट है, CGS यूनिट, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। चूँकि हम जानते हैं कि फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर या न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। CGS में क्या होगा, फोर्स का डाइन और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, इसी को हम अर्ग बोलते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक फोर्स है जिसका पोजीशन वेक्टर इतना दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k, इतना दिया हुआ है, और इसको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से 210 से 342 तक खिसकाया जाता है, तो वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले फोर्स हम लोग क्या निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट निकालते हैं। तो वेक्टर ए क्या होता है, फोर्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स तो यहाँ पर दिया हुआ है, फोर्स तो यहाँ पे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे R1 पहले निकालेंगे, R1, और R1 क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट का इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे R1 है, तो R1 को कैसे निकालेंगे, ये इस पॉइंट से हम, इस पॉइंट से मतलब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसका R1 निकाल लेंगे, इसका इस 210 है तो इसका 2i हो जाएगा, और 1 है तो j हो जाएगा, 0 है तो नहीं लिखेंगे। R2 कितना हो जाएगा, 3i 4j और 2k, इसको सिंपली ij के फॉर्म में लिख दिए हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा R2 माइनस R1 होगा, क्या होगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। यानी ये दोनों, इस R2 को R1 से घटाया, 3 में से 2 हो जाएंगे तो 1i हो जाएगा, और वैसे ही 4 को 4 में से 1 घटाएंगे तो 3j हो जाएगा और 2k हो जाएगा।
हो गया। हाँ, अब हमें एफ और एस मिल गया, इसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल लेंगे। और डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन में हम निकाले थे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एफ लिख लेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे हम लिख लिए हैं एफ। उसके बाद एस लिख लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट आया है एस, वो इतना लिख लेंगे। और सिंपली आई को आई से गुना कर देंगे, जे को जे से गुना करके डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। देखिए 2i और i है, तो दोनों को गुना कर आई और आई हटा देंगे। और 2 तो हो जाएगा 2 यहाँ पे, और 3 है यहाँ पे, 3 है तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो 8 हो जाएगा। चूंकि माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस में गुना करते हैं तो माइनस आता है। अब 9 2 11 में से 8 गया, तो यहाँ पे मेरा 3 आंसर आ जाएगा। यानी यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर को वेक्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है। अगर सेम यूनिट वेक्टर को गुना करके और जोड़ घटाव कर देंगे। अब चलिए, अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कौन सा ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो देखिए, इसका आंसर हमारा बैटरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बैटरी हो जाएगा। जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर को इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है? सोलर एनर्जी में होता है लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। एनर्जी पॉजेज बाई बॉडी ड्यू टू स्टेशनरी इज कॉल्ड इट्स। अब एनर्जी दो टाइप का होता है। अगर एनर्जी दो टाइप का देखेंगे तो एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसमें एनर्जी होगा, वो काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब गतिज ऊर्जा होगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, जैसे नाम से क्लियर है। तो यहाँ पे स्टेशनरी है, मतलब एक जगह है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आंसर, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कि जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल नहीं तो वर्क का होगा और नहीं तो एनर्जी का होगा। यहाँ पे वर्क और एनर्जी का दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, यूनिट सेम होगा। पावर का यूनिट होता है आपका वाट, और मोमेंटम का होता है एम भी, एम मतलब केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू का, कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। मतलब एनर्जी का, ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? जो हम लोग घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो मीटर में जो हम लोग पे करते हैं यूनिट वाइज पे करते हैं, वहीं उसी का उसी यूनिट वाइज में जो पे करते हैं उसको कमर्शियल इकाई होता है, कमर्शियल यूनिट होता है। तो वो होता है किलो वाट आवर। क्या होता है? किलो वाट आवर होता है। मतलब अगर आप एक महीने में 100 यूनिट बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप 100 किलो वाट आवर यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 किलो वाट आवर। अगला क्वेश्चन है कि when an object fall freely towards the ground then kinetic energy is its energy is। इसका एनर्जी, अब इसको हिंदी में बोल देते हैं, अगर कोई वस्तु को फ्रीली नीचे की ओर गिराएंगे तो उसमें टोटल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या फर्स्ट इंक्रीज फर्स्ट डिक्रीज। देखिए यहाँ पे समझना है, इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? मान लेते हैं कोई यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे ग्राउंड है, अब यहाँ से यहाँ गिरा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा जो mgh होता है, वो तो घट रहा है, क्योंकि हाइट का मान घट रहा है, इसलिए वो घटेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे गिराएंगे उस वस्तु का जो स्पीड है वो तो बढ़ेगा। तो स्पीड यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा और स्थितिज ऊर्जा इसका, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा इसका घटेगा, और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। इसका मतलब ये न बढ़ेगा न घटेगा, इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो 5 का सी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर एक न्यूमेरिकल है जिसको लास्ट में करेंगे। 7 नंबर, व्हाट हैपन टू द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन। अगर
किसी बॉडी पे कार्य किया जाए तो क्या होगा, इसको रट जाइए। अगर बॉडी पे कार्य करेंगे तो बॉडी एनर्जी गेन करेगा, मतलब एनर्जी वो ले एनर्जी गेन करेगा। देखिए अब है कि एक रेडियो सेट है 60 आवर का, कितने आवर का है, 60 वाट का, सॉरी 60 वाट का है और 50 घंटा तक चलता है। तो आप लोगों को बताना है कितना यूनिट हम बिजली कंज्यूम किए। वहीं किलो वाट आवर में पूछ रहा है, हम जानते हैं किलो वाट आवर हमेशा यूनिट के बराबर होता है। हम बताए थे ऊर्जा का जो कमर्शियल यूनिट होता है किलो वाट आवर होता है। तो वाट कितना है 60, वाट इंटू आवर कितना है 50 आवर, और किलो है तो यहाँ पे ये तो वाट आवर हो गया। किलो के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये तो वाट आवर है और वाट आवर को किलो में बदलना है। जैसे ग्राम होता है, ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अच्छा 5 से 30, 30/10 यानी 3 बार में ये कट जाएगा, यानी 3 आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, पावर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो देखिए वाट होता है, यहाँ पे वाट होगा, क्योंकि किलो वाट तो होगा, 1000 वाट बराबर होगा 1 किलो वाट। 746 वाट का एक हॉर्स पावर होता है। अब मेगा वाट जो है वो 10 के पावर 6 वाट होता है। उतना वो 10 ये एक मेगावाट इज इक्वल टू 10 के पावर 6 वाट होगा। अगला क्वेश्चन, ऑन एन ऑब्जेक्ट द वर्क इज डन डज नॉट डिपेंड अपॉन, एक वस्तु पर किया गया कार्य किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि W इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या पढ़े थे, एफ एस कॉस थीटा, जिसमें एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फोर्स पर भी करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। एंगल जो थीटा हम बताए थे कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा, तो ये भी आंसर गया। आंसर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब कि फोर्स के फार्मूला में कहीं भी इनिशियल वेलोसिटी यानी u नहीं है, इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, energy used in solar cooker, solar distillation plant and solar power is known as, यानी सोलर कुकर, सौर आसवन संयंत्रों और सौर ऊर्जा संयंत्रों में उपयुक्त ऊर्जा की कौन सी रूप में जाना जाता है। तो सोलर एनर्जी, सोलर में सोलर ही एनर्जी होगा ना, तो सोलर एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 हॉर्स पावर, अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर, अभी आपको बताया 746 वाट होता है। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी देन वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे रूप से स्वतंत्र रूप में गिरेगी तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे समझिए क्या होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कोई वस्तु है, वस्तु नीचे की ओर गिरेगा। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। mg क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब कि फोर्स तो नीचे की ओर लग गया, ये यहाँ पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर ही होगा। इसका मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। कोस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो कोस 0 का वैल्यू 1 होगा, यानी कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। 1 आया, अरे निगेटिव कैसे डिसाइड होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा नहीं, और डिस्प्लेसमेंट सॉरी फोर्स निगेटिव होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा नहीं। तो निगेटिव डिसाइड करने के लिए एंगल जिम्मेवार है, तो यहाँ पे एंगल +1 हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू सकारात्मक होगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंटर्न कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट। इसका एक थ्योरम है
कि जिस एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी जो होता है उसको न तो हम बना सकते हैं और न हम उसको बिगाड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं। केवल एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित किए तो हमेशा क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो इसलिए कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाई। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, mgh। अब हाइट पे लेकर जाएंगे तो h का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी, माने किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए ये है वेलोसिटी, ये है वेग स्पीड, तो इसको दुगुना कर दिया, मतलब v है तो 2v कर दिया, 2v के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4v के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ एम, और यहाँ भी हाफ एम, तो कितना हो जाएगा, नया कितना हो जाएगा, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, कितना हो गया, पहले एम वी स्क्वायर था, अब 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब कितना, 4 गुना हो गया, तो बिकम्स 4 टाइम्स, दुगुना करेंगे तो 4 टाइम्स। देखिए अब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो, जिसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर होता है। देखिए यहाँ पर किलोवाट है, यहाँ पे आवर है, दोनों को 1 1 लिख दिया गया है। अब यहाँ पे 1 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट, और यहाँ पे 1 आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर, बात तो वही है। देखिए हमको फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं, और 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1000 को 1 से ज्यों को त्यों लिख दिया, जो 60 है उसको 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 × 60 3600 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब वो जो हम वाट, यहाँ पे अब वाट को जूल सेकंड लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड को, यहाँ पे सेकंड सेकंड कट गया, सेकंड सेकंड कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 3600। अब इसको क्या करेंगे कि 36 इंटू 1 2 3, 1 2 3 4 5 0, तो यहाँ भी 5 जीरो है। अब देखिए जूल को, यहाँ पे ये जूल है, अब किलो जूल निकला है, लिखना है तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पता चला कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3600, कितना आ जाएगा, 3600 किलो जूल आ जाएगा। अब इसी को अरेंज करके लिख दिए हैं, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो 10⁶ नहीं हो जाएगा, वन इज, यहाँ पे 10⁵ भी होगा, यहाँ पे और उसके बाद 3.6 10⁶, यानी हम डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक और न्यूमेरिकल है जो हम लोग छोड़े थे, न्यूमेरिकल क्या है कि इन 1 मिनट हाउ मिनट एनर्जी डज 100 वाट बल्ब ट्रांसफ़र, मतलब 1 मिनट में 100 वाट का जो बल्ब है, 100 वाट का, वो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो चूँकि देखिए सबसे पहले यहाँ पे पावर, पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है वर्क डिवाइडेड बाई, वर्क या एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, यानी वर्क का जो फार्मूला हो जाएगा, वर्क का जो यूनिट हो जाएगा यहाँ पे जे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सेकेंड, वहीं पे लिखा गया है जे, जूल बाई सेकेंड। अब चूँकि 1 सेकेंड में 100 जूल ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 वाट लिखा है, 100 वाट ये का बल्ब है, और इसको 100 को 100 लिख देते हैं, वाट को जूल सेकेंड लिख सकते हैं, यहाँ से जूल सेकेंड लिख सकते हैं, जूल सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल काम करेगा, तो 1 मिनट में पूछ रहा है, यानी 60 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 60 में कितना करेगा, अरे 1 सेकेंड में 100 कर रहा है तो 60 सेकेंड में 60 इंटू 100, मतलब 6000 जूल आंसर हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट वर्क पावर एनर्जी का। अगर आप लोग
इससे अच्छा अगर सेटिस्फाइड हैं तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, इसका सेकंड पार्ट बनाया जाएगा, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।